मॉर्निंग। ITRP यूनिट 2 में फर्स्ट चैप्टर 1 रिटर्न ऑफ इनकम एंड असेसमेंट। रिटर्न ऑफ इनकम यानी हम जो ITR बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, यानी हमारी इनकम का लेखा जोखा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिख कर देना होता है। मैंने कहाँ से कितनी इनकम अर्न की है, कितना एक्सपेंस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कितना टैक्स मुझे पे करना है, कितना डिडक्शंस मुझे लेना है, कितना उसमें से एग्जाम्पन मिलेगा इनकम में से, ये सब कैलकुलेशन हमें करके ITR में फिलअप करना है और वहाँ पर सबमिट करना है। वो लोग हमारा असेसमेंट करते हैं, यानी ITR और हमारा जो कॉम्पिटिशन है वो चेक करेंगे कि आपने बराबर कैलकुलेशन किया है, आपने टैक्स प्रोविजन बराबर किया है, टैक्स पे किया है, कितना पे किया है, कम पे किया है तो पेनल्टी भी पे करो, इंटरेस्ट पे करो। इसके लिए है ये चैप्टर। एक्सप्लेन द वॉलंटरी रिटर्न ऑफ इनकम। सेक्शन 139(1), 139(1), 4A, 4B, 4C एंड 4D। पहले सेक्शन 139(1)A किसके लिए है ये सेक्शन? तो अ कंपनी और फर्म इज रिक्वायर्ड टू सबमिट इट्स रिटर्न ऑफ इनकम रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटम ऑफ इनकम और लॉस। कंपनी की इनकम कितनी है, लॉस कितना है, कोई लेना देना नहीं। ये सेक्शन के हिसाब से कंपनी और पार्टनरशिप फर्म उन लोगों को ये सेक्शन के हिसाब से ITR फाइल करना है, और भले इनकी इनकम जीरो भी हो फिर भी ITR फिलअप करना है, फाइल करना है। 139(1)B MCQ में ये आ सकता है। 139(1)A इसके लिए है कंपनी और फर्म। अब B अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, HUF, BOI, AOP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी और फर्म। कंपनी और फर्म तो ऊपर आ गया और ये इंडिविजुअल ये सब नीचे आ रहा है पॉइंट। तो इनके अलावा जो भी पर्सन बचे इज रिक्वायर्ड टू सबमिट इट्स रिटर्न इफ इनकम एक्सीड्स एग्जाम्पशन लिमिट। देखो इसमें ये लिखा है कि अगर उनकी एग्जाम्पशन लिमिट मान लो कि 2.5x के अबाउ ऊपर इनकम हो एग्जाम्पशन, तो अगर उनकी इनकम 2.5 से ज़्यादा हो देन ओनली ही हैज टू फाइल अ रिटर्न। लेकिन इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये 1B इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, AJP, यानी इसमें लोकल अथॉरिटी आ सकती है। 139(1)B रीड विथ 6th प्रोविजन। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP required to submit return if income without any exemption exceeds exempted limit, यानी उनकी इनकम टोटल एग्जाम्पशन डिडक्शन वो बाद में, अभी टोटल इनकम अगर उनकी 2.5 से ज़्यादा हो बराबर तो ITR फाइल करना पड़ेगा ये सेक्शन के हिसाब से। इनके लिए इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP। 139(1)B रीड विद द 7th प्रोविजन। वो 6th प्रोविजन था, ये 7th प्रोविजन बराबर। एनी पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म हु हैज नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिटर्न अंडर एनी अदर प्रोविजन, यानी कंपनी और फर्म के अलावा अगर कोई भी पर्सन ऊपर के कोई भी सेक्शन से ITR फाइल नहीं करता तो ये सेक्शन को उसको एप्लीकेबल हो सकता है। इसमें पहला पॉइंट, इफ ही हैज डिपॉजिटेड अमाउंट more than 1 CR in one current account in a bank or cooperative bank, यानी उसने बैंक में करंट अकाउंट ओपन किया हो और उसमें 1 CR से ज़्यादा डिपॉजिट किया हो तो भी ITR फाइल करना पड़ेगा। ऊपर 139(1)B में क्या था, इंडिविजुअल की इनकम, HUF की इनकम अगर एग्जाम्पशन से ज़्यादा हो यानी 2.5x से अगर ज़्यादा हो तो ITR फाइल करना है। लेकिन अगर 2.5x से ज़्यादा न हो लेकिन उनकी डिपॉजिट 1 CR से ज़्यादा हो करंट अकाउंट में तो भी ITR फाइल करना जरूरी है। हैज़ इनकर्ड एक्सपेंडिचर अमाउंट exceeding rupees 2 lakhs for himself,
फॉर ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री, अगर वो फॉरेन कंट्री में गया है और उसके एक्सपेंस उसने 2 लाख से ज़्यादा किया है तो भी ITR 5 कंपल्सरी है। ये सेक्शन के हिसाब से 139(1)(b) 7th प्रोविजन। हैज incurred expenditure amount exceeding ₹1 lakh for the consumption of electricity, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल साल में 1 लाख से अगर ज़्यादा हो तो भी हो सकता है ITR 5 कंपल्सरी। एंड फुलफिल सच अदर कंडीशंस, कुछ भी नहीं था। 39(4)(a), a person in receipt of income derived from the property held under a trust for charitable or religious purpose required to submit a return if income exceeds exams limit। यानी कोई पर्सन अगर प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम पर है और ट्रस्ट के नाम पर जो प्रॉपर्टी है उसमें से जो इनकम हुई है, अगर वो इनकम कोई बेनिफिशियरी ले रहा है तो वो बेनिफिशियरी को ITR 5 करना है 139(4)(a) के हिसाब से, ट्रस्ट के प्रॉपर्टी के हिसाब से। 49(b), चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी is required to submit a return if limit exemption exceeds the exemption limit। यानी पॉलिटिकल पार्टी जो है बराबर, मान लो बीजेपी, तो उसका जो CEO बराबर वो फाइल करेगा ITR कंपल्सरी अगर उसके एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम हो तो। 139(4)(c), if total income of the SSC exceeds the exemption limit, लेकिन किसके लिए है? 49(4)(c) जरूर नहीं है। चलो ये एग्जाम्पशन अगर क्लेम करता है तो उसके लिए रिटर्न फाइल लेकिन नहीं चलेगा। 139(4)(d), जो यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस जो है कॉलेज, उनके लिए सबमिट करना जरूरी है, भले उसको प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो। बस। Question 2, who is liable to compulsory filing the ITR in relation to assets allocated outside India? जिसकी assets इंडिया के बाहर है तो किसको ITR फाइल करना पड़ेगा? In the case of resident person other than not ordinary, यानी not ordinary नहीं, यानी ordinary के लिए it is mandatory to furnish the return if he or it at any time during the previous year holds any asset located outside India or signing authority in any account outside। अगर आपके पास, आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है इंडिया के बाहर या कोई अकाउंट है इंडिया के बाहर और आपके पास साइनिंग अथॉरिटी यहाँ पर इंडिया में है, आप इंडिया में हो, आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। सेकंड, इज बेनिफिशियरी इन एन एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, जो एसेट से फॉरेन में बराबर इज ए बेनिफिशियरी इन एन एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी जो बेनिफिशियरी है जिसकी एसेट इंडिया के बाहर है बराबर, और उसका बेनिफिशियरी जो है उसको ITR फाइल करना पड़ेगा। एक्सेप्शंस में एक्सेप्शंस ये सब नहीं जरूर है। और नेक्स्ट पेज पर लिक्विडेटर, तो लिक्विडेटर का मतलब क्या है? पहले तो अपॉइंटेड बाय कोर्ट, जब कंपनी कोई लिक्विडेशन में जाती है तो उसका सब कंट्रोल लिक्विडेटर को असाइन किया जाता है कोर्ट के द्वारा, और पूरा कंट्रोल ऑफ लिक्विडेटर के हाथ में आ जाता है। तो ITR जब फाइल करना है तो वो लिक्विडेटर को ही फाइल करना है, कंपनी का ITR। चैरिटेबल ट्रस्ट, तो चैरिटेबल ट्रस्ट में भी अगर इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो उसको ITR फाइल करना पड़ेगा। ट्रस्ट के हिसाब, ट्रस्ट के बिहाफ कौन वर्क करता है? ट्रस्ट, बराबर। एग्रीकल्चर इनकम है आपकी, एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जाम्प्टेड है तो आपको ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब पॉइंट नंबर 2, रिटर्न फॉर्म।
रिटर्न फॉर्म वो ITR कौन सा नंबर का फॉर्म किसके लिए है, ये सब इसमें समरी दी है, लेकिन हमें पहले डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 2 में है ये सब। चलो तो पहले वो चैप्टर 2 ही कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए वो कंपलसरी है। चलो ITR 1 पेज नंबर 12, ITR 1 पेज नंबर 12। Assessment year for which this return of form is applicable, इसके लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल है। तो आपको प्रीवियस ईयर 1920 है, तो 1920 का ITR आपको सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 2021 का, बराबर, यानी 2021 असेसमेंट ईयर और इनकम ऑफ द 1920। हु इज एलिजिबल टू यूज दिस ITR रिटर्न फॉर्म? ITR 1 सहज फॉर्म है। ITR 1 का नाम है सहज फॉर्म, बराबर। तो वो रिटर्न किसको फाइल करना कब पड़ेगा? तो इंडिविजुअल। द रिटर्न फॉर्म इज टू बी यूज बाय इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए है ये, whose total income does not exceed 50 lakhs and who has the income under the following head, यानी जिसकी इनकम, जिस इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख से ज्यादा ना हो, बराबर, और कौन से हेड में होनी चाहिए इनकम? तो सैलरी में, पेंशन तो उसमें आ गया सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी इनकम, यानी उसके पास सिर्फ एक ही हाउस होना चाहिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, और तीसरा इंटरेस्ट इनकम और फैमिली पेंशन अंडर द अदर सोर्सेस। ये 3 इनकम अगर हो और 50 लाख से ज्यादा इनकम ना हो तो ITR 1 फाइल करना है सहज फॉर्म, जिसकी इनकम सैलरी हो या वन हाउस प्रॉपर्टी की हो, या तीसरा पॉइंट उसकी इनकम इंटरेस्ट इनकम हो या फैमिली पेंशन की इनकम हो। फर्दर इन केस वेयर इनकम ऑफ अनदर पर्सन लाइक स्पाउस, minor child is to be clubbed with the income of assessee, this return form can be used only if income being clubbed falls into above income limit। क्लबिंग प्रोविजन लास्ट में हमने पढ़ लिया था। अगर स्पाउस की इनकम हमारी इनकम में ऐड होती है, बराबर, लेकिन वो इनकम भी ये तीनों में से ही होनी चाहिए। Who is not eligible to use this ITR, किसके लिए ये ITR 1 सहज फॉर्म नहीं है? फर्स्ट, अगर ये कंपनी का डायग्राम, दिस रिटर्न फॉर्म शुड नॉट बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल हु आर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का जो डायरेक्टर है उसके लिए नहीं है ये। हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम, जिसने प्राइवेट कंपनी के शेयर परचेज किए जिसके शेयर लिस्टिंग नहीं हुए हैं स्टॉक मार्केट में, ये भी ये फॉर्म यूज नहीं कर सकता। असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आपके पास असेट है जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, तो वो भी नहीं। आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है, जो अकाउंट भी आउटसाइड इंडिया है उसका साइनिंग अथॉरिटी आपके पास इंडिया में है, और इनकम फ्रॉम एनी अदर्स एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, यानी जिसकी इनकम इंडिया के बाहर से आती है उनके लिए भी ये सहज फॉर्म नहीं है। तो ये याद रखना, ये MCQ में ये पॉइंट्स आ सकते हैं। दिस रिटर्न फॉर्म ऑल्सो कैन नॉट बी यूज बाय इंडिविजुअल हु हैज एनी इनकम ऑफ द फॉलोइंग नेचर, यानी किसकी इनकम है, ये कौन सी इनकम है जो ITR फाइल नहीं कर सकते। कौन फाइल कर सकता है? तीनों पॉइंट थे, जिसकी इनकम सैलरी पेंशन की हो, जिसकी इनकम वन हाउस प्रॉपर्टी की हो, और जिसकी इनकम इंटरेस्ट इनकम और कौन सी भी अदर सोर्सेज में फैमिली पेंशन अंडर द अदर सोर्सेज। बस सिर्फ वही फाइल कर सकता है ITR 1, बाकी कोई भी नहीं। जिसकी इनकम PGBP की हो, कैपिटल गेन की हो, मोर देन वन हाउस की हो, बराबर, अदर सोर्सेज की हो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, एक्टिविटी ओनिंग फ्रॉम रेस कोर्सेज, बराबर, अदर्स। उसके बाद सेक्शन 5A की हो, एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा हो, तो ये सब कोई ITR फाइल नहीं कर सकता। ITR 1 सहज फॉर्म। फर्दर दिस रिटर्न फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल हु हैज any claim of loss
डिडक्शन, रिलीफ, टैक्स क्रेडिट, यानी अगर आप कोई लॉस क्लेम करना चाहते हो, डिडक्शन लेना चाहते हो, लॉस को सेट ऑफ करना चाहते हो, पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड लॉस, तो वो भी आप ITR फाइल नहीं कर सकते हो। वन, एनी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपको अदर सोर्सेज में लॉस हुआ है तो भी ITR फाइल नहीं कर सकते हो। अगर आप रिलीफ क्लेम कर रहे हो 90 और 91 सेक्शंस के हिसाब से रिलीफ टैक्स में से राहत मांग रहे हो तो भी ITR फाइल नहीं कर सकते हो। और अगर आप 57 का डिडक्शंस क्लेम कर रहे हो फैमिली पेंशन के अलावा, एंड लास्ट आपको दूसरे पर्सन की टैक्स के क्रेडिट ले रहे हो तो भी ITR फाइलिंग। इन शॉर्ट ये सब आपको रट्टा मारना है। एनेक्सर लेस रिटर्न, यानी ITR के साथ कोई एनेक्सर्स, कोई अटैचमेंट्स सबमिट नहीं करना है। नो डिडक्शन शुड बी अटैच्ड, नो डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच्ड टू दिस रिटर्न फॉर्म। ऑल सच डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज्ड विद द रिटर्न फॉर्म विल बी डिटेच यानी निकाल दो, एंड रिटर्न टू द पर्सन फाइलिंग में। यानी जो पर्सन ने ITR के साथ ये सब रिटर्न, ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो सबमिट करे, और जो अटैच किए उसको डिटेच कर दो, निकाल दो और SSC को वापिस कर दो। मैनर ऑफ फाइलिंग दिस रिटर्न फॉर्म, तो आप रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हो? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकली यानी E-फाइलिंग, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल है उससे। कौन सा वेबसाइट पर? www.incometaxindia.efiling.govern.in एंड वेरीफाइड एनी द फॉलोइंग मैनर। अब वेरीफाई कैसे करना है? तो डिजिटली सिग्नेचर, उसमें याद हो तो DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन पार्ट। दूसरा ऑथेंटिकेटेड बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यानी EVC से आप वेरीफाई कर सकते हो। आधार OTP से आप वेरीफाई कर सकते हो। बट आधार OTP के कब आएगा? जब आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हो। बाय सेंडिंग ड्यूली साइन पेपर, ITR V फॉर्म आपको सबमिट करना है। CVC या तो बेंगलुरु में, डॉक्यूमेंट एड्रेस दिया है पूरा। द फॉर्म ITR V यानी वेरिफिकेशन फॉर्म, इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म शुड रीच, और ये कितने साल कितने दिन में उसको वहाँ पर पहुँचाना है हमें? 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ E-फाइलिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न फाइल किया बराबर ITR फाइल किया तो आपको ITR 1 फाइल किया तो आपको ITR V यानी वेरिफिकेशन वो फॉर्म उसकी हार्ड कॉपी बेंगलुरु में 120 डेज में पहुंच जाना चाहिए। इन ए पेपर फॉर्म यानी हार्ड कॉपी में भी आप ITR फाइल कर सकते हो एट द डेजिग्नेटेड ऑफिस ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पर रेसकोर्स में है IT डिपार्टमेंट, वहाँ पर जाकर भी आप ITR फाइल कर सकते हो बराबर। और उसके साथ ही ITR V फॉर्म पर साइन करके भेजो, साथ ही करना पड़ेगा आपको। दिस मोड ऑफ फर्निशिंग रिटर्न इज परमिसिबल ओनली इन केस ऑफ सिक, लेकिन ये पेपर फॉर्म में सबमिट करना सिर्फ इसके लिए अलाउड है सुपर सीनियर सिटीजन जिसकी एज 80 और अबव है। फाइलिंग ऑफ ITR V वेरिफिकेशन फॉर्म फाइल करना है। व्हेन द रिटर्न फॉर्म इज फर्निश्ड इन द मैनर 5A4 अबाउट, यानी ऊपर के हिसाब से आपने इलेक्ट्रॉनिकली या पेपर फॉर्म में जिसने सबमिट किया है वो, द SSC शुड प्रिंट आउट द फॉर्म ITR V, उसकी प्रिंट निकालो ITR वेरिफिकेशन फॉर्म की, और वो हमें साइन करके भेजना है। ऑर्डिनरी स्पीड पोस्ट जो होती है पोस्ट ऑफिस में, वो बेंगलुरु वाला एड्रेस में सेंड कर दो। ऑब्लिगेशन टू फाइल रिटर्न, एवरी इंडिविजुअल हुज इनकम बिफोर अलाउइंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, यानी उसकी ग्रॉस टोटल इनकम अगर एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो 2.5 लाख और 5 लाख जो भी लिमिट है उसके हिसाब से अगर इनकम ज़्यादा हो तो ITR V और ITR फॉर्म ये कंपलसरी फाइल करना है हर एक इंडिविजुअल को। ये लिमिट दी है, देखो आगे। इंडिविजुअल जिसकी एज 60 इयर्स से ज़्यादा ना हो, यानी हमारे लिए 2.5 लाख, 60 और 80 के बीच में हो तो 3 लाख, और अबाउट 60 और 80 के बीच में हो तो 3 लाख, और अबाउट 80 इयर्स हो तो 5 lakhs. If person whose total income
अगर इनकम ज़्यादा ना हो ये एग्जाम्पल लिमिट से फिर भी आगे आ गया था, अगर 50 लाख से ज़्यादा नहीं 1 CR से ज़्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया हो, बराबर, और फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंस 2 लाख से ज़्यादा किया हो, और तीसरा पॉइंट एक्सपेंडिचर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कंजम्पशन हुआ हो 1 लाख से ज़्यादा, तो उसको ITR फाइल करना पड़ेगा, भले उनकी एग्जाम्पल लिमिट से ज़्यादा इनकम ना हो, बराबर। तो ये हुआ ITR 1। नेक्स्ट लेक्चर में ITR 2। ITR 2 में पहले तो कौन से असेसमेंट, वो तो सेम ही है। 2021 assessment year for the income of the 1920 previous year. Who is eligible? ITR form is to be used by individual और HUF, उसमें भी इंडिविजुअल था सिर्फ, बराबर। लेकिन कौन सी इनकम होनी चाहिए? वन हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी और पेंशन, और इंटरेस्ट इनकम और फैमिली पेंशन अदर सोर्सेज। ITR form should not be used by individual. Sorry, who is eligible? This return form is to be used by individual or HUF who is not eligible to file ITR 1, यानी इंडिविजुअल और HUF जो ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं है तो उसको ITR 2 फाइल करना है, लेकिन है इंडिविजुअल और HUF के लिए। उसमें भी यही था। उसमें सिर्फ इंडिविजुअल था, इसमें इंडिविजुअल एंड HUF अंडरलाइन कर देना। और जिसकी इनकम हु इज नॉट हैविंग ए इनकम अंडर द PGBP, और उसमें इसकी इनकम PGBP की भी नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी इनकम हो लेकिन PGBP की नहीं होनी चाहिए। जो 2 पॉइंट याद रखना, जो ITR 1 में कैटेगरी में नहीं आता और जिसकी इनकम PGBP की नहीं हो तो वो ITR 1 की जगह 2 फाइल करेगा। Who is not eligible? The return form should not be used by individual whose total income includes the PGBP. जो इंडिविजुअल की इनकम में PGBP की इनकम इंक्लूड है तो ITR 2 फाइल करेगा। मेरी इनकम PGBP की है तो मैं ITR 2 फाइल करता हूँ। मैनर ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, रिटर्न कैसे फाइल किया जाएगा। अब सब कॉमन पॉइंट्स, कुछ भी नया पॉइंट नहीं, जो आगे आया ITR 1 में सब पॉइंट सेम, सब 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट, इसीलिए मैंने पहले ये करवा दिया कि पूरे 5-6 पेज कंप्लीट हो जाए। अब ITR 3 सिर्फ किसके लिए एलिजिबल है, किसके लिए नहीं, बाकी सब पॉइंट्स कॉमन है। चलो इसमें पॉइंट नंबर 2, हु इज एलिजिबल फॉर ITR 3? इंडिविजुअल और HUF जिसकी इनकम PGBP में हो। तो मैं भी ITR 2 नहीं ITR 3 फाइल करता हूँ। रिटर्न फॉर्म टू बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल और HUF हु इज हैविंग इनकम अंडर द हेड PGBP, यस, यानी ITR 3 कौन? इंडिविजुअल और HUF और जिसकी इनकम PGBP की हो, बराबर। अगर इंडिविजुअल HUF जिसकी इनकम PGBP में ना हो और ITR 1 के लिए लायक ना हो तो ITR 2, और जिसकी इनकम इंडिविजुअल HUF की PGBP की हो तो ITR 3। कैसे फाइल कर सकते हो? बस यहां से पूरा कॉमन। ITR 4 सुगम फॉर्म, सुगम डेयरी वाला नहीं, सिर्फ सुगम नाम लिखा है। किसके लिए? सेकंड पॉइंट, द रिटर्न फॉर्म इज टू बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल HUF हु इज रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी, यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए है। और ए फॉर्म, इसमें फॉर्म भी आ गई, अदर देन LLP के लिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसके लिए अलाउड नहीं है। नॉर्मली पार्टनरशिप जो है उनके लिए है, और इंडिविजुअल जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसके लिए, विच इज रेसिडेंट हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 50 lakhs, जिसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा ना हो। और कौन सी इनकम के हेडिंग में आ रही है उसकी इनकम? तो इनकम कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44 AD
और टर्नओवर 2 CR होना चाहिए, 2 CR। और 44 AE गुड्स कैरेज अप टू 10 व्हीकल, यानी इसमें है ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस जिसके पास 10 ट्रक से ज्यादा न हो, इसके लिए अलाउड है। और जो 44 AD में आता है और उसका टर्नओवर 2 CR से ज्यादा न हो, उसके लिए चलो याद रखना कौन सी इनकम, सेक्शन 44 AD बराबर, जो उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा न हो। और दूसरा 44 AE जो गुड्स कैरेज का बिजनेस करता हो, 10 ट्रक से ज्यादा ना हो उसके पास। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कॉम्प्यूटेड अंडर प्रिजम्पशन बेसिस अंडर 44 ADA, ग्रॉस रिसीव 50 lakhs, यानी अगर मैं मेरा 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर ना हो बराबर, और मैं एक्चुअल इनकम नहीं दिखाना चाहता हूं, मैं प्रिजम्पशन के बेस पर करवाना चाहता हूं, तो मैं ITR ये फाइल करूंगा। तो मुझे एप्लीकेबल हो सकता है अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं एक्चुअल पे इनकम नहीं शो करना चाहता। ऐसा नहीं है कि मैं छुपाना चाहता हूं, लेकिन एक्चुअल डिटेल्स मेरे पास नहीं है, तो मैं प्रिजम्पशन बेस पर मैं कर सकता हूं अगर मेरी 50 लाख से ज्यादा इनकम ना हो तो। 44 AD में भी 44 AD इनकम फ्रॉम सैलरी पेंशन हो, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी हो, इनकम इंटरेस्ट इनकम हो, फैमिली पेंशन हो, इनके लिए लास्ट पैराग्राफ में बस ये जरूर नहीं है, यानी कौन सी इनकम होनी चाहिए 44 AD, 2 CR उसमें 44 AE ट्रांसपोर्ट बिजनेस नॉट मोर देन 10 व्हीकल, 44 ADA उसमें 50 लाख से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए, सैलरी पेंशन इनकम होनी चाहिए, हो सकती है वन हाउस प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इनकम और फैमिली पेंशन। बाकी सब पॉइंट सेम। उसका 4 पॉइंट सिर्फ नया है, देखो सुगम फॉर्म इज नॉट मैंडेटरी, कंपलसरी नहीं है किसके लिए, इज सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर्म टू बी यूज्ड बाय एसएससी एट हिज ऑप्शन, उसके ऑप्शन पर, यानी आपकी इच्छा हो तो, ये कंपलसरी कोई कैटेगरी नहीं है इसकी। इफ ही इज एलिजिबल टू डिक्लेयर PGBP ऑन द प्रिजम्पशन बेसिस 44 AD ADA AE बराबर, तभी ये फाइल करना जरूरी, बाकी जरूरी नहीं है। लेकिन उसकी इच्छा हो तो, अगर वो बोलेगा कि नहीं मुझे एक्चुअल दिखाना है, तो ITR 3 नाम वो फाइल कर सकता है। However, in case SSC keeps maintain books of accounts and other documents relating to 44 AA and also get his account audited under section 44 AV, filing of ITR is not mandatory। यानी जो अपनी इनकम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, ये ITR में क्या लिखा था फॉर्म में, प्रिजम्पशन बेस पर इनकम होनी चाहिए, यानी कोई बुक्स मेंटेन नहीं करता, एक्चुअल इनकम ही नहीं पता उसको, तो उसके लिए ये जरूरी है। लेकिन जो बुक्स मेंटेन करता है 44 AA में बराबर और 44 AD के हिसाब से वो ऑडिट करवाता है, तो ITR ये जरूर नहीं है। इन केस अदर रेगुलेटर रिटर्न ITR 3 और 5 ऐसे एनेक्स लेस रिटर्न, इसके साथ भी कोई अटैचमेंट करना जरूर नहीं है, वो तो पहले भी आ गया ये सब। ऑब्लिगेशन टू फाइल ये सब का गया। अब इसके एग्जाम्पल्स, तक ही है ना, ITR 1 उसके एग्जाम्पल बराबर, लेकिन ये पूरी थियरी पढ़ लेना, उसके बाद ही ये एग्जाम्पल्स आपको करना है बराबर। ITR फाइल करना ऑनलाइन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ITR जो कौन सा ITR किसके लिए एप्लीकेबल है, ये सब एग्जाम्पल से, तो आप एक बार देख लेना
लेकिन ये बाद में देख सकते हो, पहले तो आपको आगे वाली थियरी करनी है, बराबर।